जो जेन जी का जो आंदोलन है वो भटक गया है? क्या उसमें प्रधानमंत्री को लेकर जो एक राय नहीं बन पा रही है, उसके आधार पर इस आंदोलन को आंका जा सकता है? क्योंकि इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी खबर ये रही कि जो जेन जी के जो युवा हैं उनके बीच ऐसा लगा कि वो दो गुटों में बंट गए और दो गुटों में हाथापाई तक हो गई। अब सुशीला कार्की का नाम जो है उसे लेकर कहा जा रहा था कि सुशीला कार्की चॉइस है जो जेन जी है उनकी, लेकिन पीएम के तौर पर सुशीला कार्की के नाम को भी प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने खारिज कर दिया है अंतरिम पीएम के तौर पर। वहीं सुशीला कार्की के करीबी सूत्रों ने बताया कि अभी तक उनके पास राष्ट्रपति की तरफ से कोई औपचारिक निमंत्रण ही नहीं आया है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने तमाम संवाददाताओं के पास, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल में जनता के विद्रोह के बीच जो नारा तेजी से चर्चा में आया, वायरल हुआ, जिसमें बूढ़े और भ्रष्ट नेताओं से ऊब और नफरत और नेपाल की कमान संभालने का उतावलापन दिखा। सारी दुनिया ने देखा कैसे नेपाल के नौजवानों ने भ्रष्टाचार में सिर से पैर तक डूब चुकी राजनीतिक व्यवस्था की नींव हिला दी। लेकिन जिन जेन जी प्रदर्शनकारियों ने 3600 करोड़ रुपए की अपने ही देश की संसद फूंक दी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, जिन्होंने हर उस चिन्ह पर प्रहार किया जहां उन्हें लगता था कि यहां बैठने वालों ने भ्रष्टाचार किया है, वो जेन जी क्या गुमराह हो रहे हैं, इसकी गवाही देती ये तस्वीर जो काठमांडू नहीं पूरे नेपाल की शान कहे जाने वाले हिल्टन होटल की है। जेन जी ने इस एक इमारत को जलाकर किस तरह से अपनी तकदीर पर हथौड़ा चलाया है, उसे समझने से पहले नेपाल के नौजवानों के इस आंदोलन की चमक फीकी करने वाला, सवालिया निशान लगाने वाला ये टकराव देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले केपी शर्मा ओली और उनके जैसे बूढ़े और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ बगावत करने वाले ही आपस में भिड़ गए हैं। ये मारपीट जेन जी के किस गुट में हो रही है ये बताना मुश्किल, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद सब अपनी अपनी राय, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग लेकर आमने सामने आने लगे। कहते हैं नए निर्माण से पहले विध्वंस होता है। नेपाल में जेन जी आंदोलन से विध्वंस तो हो गया, लेकिन अंतरिम सरकार की कमान अब नेपाल में कौन संभालेगा, इसे लेकर लड़ाई शुरू हो गई। सवाल ये है कि जिस जेन जी आंदोलन ने असंभव को संभव नेपाल में कर दिखाया, वहां ये क्यों कहा जा रहा है? सवाल ये है कि जेन जी आंदोलन को कौन बेचना चाहता है, क्योंकि नेपाल में जेन जी आंदोलन को बचाने की अपील हो रही है। जिस जगह पर ये सारी बातें कही जा रही हैं, वो भी अपने आप में अहम है, क्योंकि जेन जी के कई गुट सेना की सक्रियता के भी खिलाफ है। यूं तो जेन जी के कई गुटों में बंटने की खबरें हैं, लेकिन 3 धड़ों में सबसे ज्यादा रस्साकशी बताई जाती है। जेन जी का पहला गुट है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आंदोलनकारी के सागर ढकाल का। दूसरा गुट बालेंद्र शाह और सुशील कार्की के पीछे है, जो मुख्य जेन जी आंदोलनकारी कहे जाते हैं। हर्क सांपाट और दुर्गा प्रसाई को कमान देने वालों के समर्थन में राजशाही के समर्थक जेन जी आंदोलनकारी होने के दावे किए जाते हैं। ये तीसरा गुट कहा जाता है। तो नेपाल में जेन जी आंदोलन क्या मंजिल से पहले ही भटक सकता है, जहां अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं और बार बार आंदोलन के बिकने का खतरा जताया जा रहा है। नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर आर्मी हेडक्वार्टर में लगातार बैठक हो रही है। बुधवार को भी 9 घंटे मंथन हुआ, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। क्या यही वजह है कि नेपाल में युवाओं के आक्रोशित आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक जेन जी लीडर सुदान गुरुङ मीडिया के सामने भावुक हो जाते हैं? इन्हीं सुदान गुरुङ के हामी नेपाली एनजीओ ने ओली की सत्ता को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाई है। गुरुङ के हामी नेपाली एनजीओ की तरफ से सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने समर्थन दे दिया। वहीं जेन जी के एक गुट ने कुलमान घिसिंग को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने का प्रस्ताव पेश किया। उनके ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े प्रशासनिक काम का हवाला दिया गया। जेन जी के कई दूसरे गुट भी सुशीला कार्की के नाम से सहमत नहीं बताए जाते, जिसके बाद नेपाली सेना सभी जेन जी गुटों से बातचीत कर रही है। और सवाल ये आता है कि जो फैसला होगा, क्या फिर वो सबको मंजूर होगा, या फिर अंतरिम सरकार के गठन के मामले का अंजाम 8 और 9 तारीख जैसी हिंसा के रूप में होगा, जिसकी धमकी आंदोलन के बिकने की सूरत में जेन जी के कई आंदोलनकारी दे रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इतिहास ये कभी नहीं भूल पाएगा कि आंदोलन तो बड़े बड़े होते आए,
लेकिन वो अंजाम तक पहुंचेंगे इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये जो कुछ चल रहा है उसका अंजाम क्या है और जो कुछ चल रहा है उसके पीछे क्या है, हम सीधे आपको अपने संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं। काठमांडू में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित भारद्वाज, काठमांडू से ही हमारे साथ सुमित चौधरी भी हैं, पंकज दास भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीरगंज के इलाके से हमारे साथ रोहित सिंह जुड़ रहे हैं, नेपालगंज से आशीष श्रीवास्तव हैं, और चूंकि भारत नेपाल बॉर्डर भी इस समय बहुत संवेदनशील स्थिति में है तो लखीमपुर खीरी का जो बॉर्डर है वहां से हमारे साथ कुमार अभिषेक जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहले आप ये बताइए कि जेन जी के ये जो अलग अलग गुट हैं, क्योंकि शुरुआत में जब लड़ाई हुई तो ऐसा लगा कि सब एक साथ एक सुर में बोल रहे थे, लेकिन अब जो ये बात चल रही है ये आखिर क्यों, क्या समझ में आ रहा है? श्वेता, देखिए, सरकार गिराना 17 घंटे में मुझे लगता है कि एक बहुत ऐतिहासिक क्रांति थी जो जेनजी समूह ने, प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में हासिल किया। वो पहला चरण था उनके टारगेट का, लेकिन अगर सरकार बनाने की प्रक्रिया में 17 दिन भी लग जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई नेतृत्व नहीं है, कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी अभी तक नहीं थी। आमतौर पे हमने देखा है जहाँ जहाँ पे इस तरह के सत्ता परिवर्तन फेरबदल हुए हैं वहाँ पे पहले से एक बड़ी कमेटी या कोई एक गुट या संगठन पूरे आंदोलन को आगे लेकर चलता है। नेपाल के मामले में ऐसा नहीं हुआ और संभवतः प्रदर्शन सत्ता परिवर्तन के इतिहास में ये वन ऑफ द रेयरेस्ट एग्जाम्पल होगा जो नेपाल में हुआ था। 17 घंटे के अंदर सरकार और पॉलिटिकल एलीट को बाहर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया मुश्किल इस वजह से है क्योंकि कई सारे गुट हैं, कई सारे मत हैं और इन मतभेद को निपटाना इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट है। और मैं हमारे दर्शकों को ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आगे के 24 से 48 घंटे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले व्यक्ति होंगे वो बलेंद्र शाह हैं। काठमांडू के जो मेयर हैं, एक स्वतंत्र नेता हैं, उनकी भूमिका ही सबसे अहम है। आपको ध्यान हो कि कल सुशीला कार्की की लीडरशिप को लेकर कई सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे कि समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन बलेंद्र शाह ने देर रात सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपने सिंपथाइजर्स को ये मैसेज भेज दिया कि वो एक लंबी पारी की तैयारी के लिए मैदान में उतरे हैं। तो जब चुनाव फ्रेश इलेक्शंस होंगे तो उस वक्त संभवतः वो लीडरशिप लेना चाहेंगे। इस वक्त सुशीला कार्की को पूर्ण समर्थन किया जाए। एक और बड़े इन्फ्लुएंशियल नेता ने अपना समर्थन दिया है। कुल मिला के लेकिन एक अहम बात श्वेता ये है कि अभी तक सुशीला कार्की के करीबी कह रहे हैं कि ना तो जेनजी और ना ही राष्ट्रपति की तरफ से कोई ऑफिशियल उनको इनविटेशन मिला है। इनविटेशन राष्ट्रपति और जेनजी की तरफ से आना चाहिए, ना कि आर्मी की तरफ से, क्योंकि क्रांति जेनजी ने की थी। आर्मी किस कैपेसिटी में अंतरिम सरकार को बनाएगी, ये सवाल सुशीला कार्की के करीबी भी इस वक्त हमें बता रहे हैं।